देखिए, we'll be starting with our new chapter, appeals and revision. यदि आप सपोज कीजिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का कोई ऑर्डर है, उससे आप एग्रीव्ड हो, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर विच हैज़ बीन पास बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, तो अपने पास राइट ऑफ अपील है। अपने पास क्या है? राइट ऑफ अपील है। और जो राइट ऑफ अपील है इज अ स्टेट्यूटरी राइट। राइट ऑफ अपील क्या है? स्टेट्यूटरी राइट है। राइट ऑफ अपील is a स्टेट्यूटरी राइट। अपील का अधिकार क्या है? स्टेट्यूटरी राइट है। जब तक कि अपील का अधिकार स्टेट्यूट में नहीं प्रोवाइड करा जाएगा तब तक आप अपील में नहीं जा सकते। और जीएसटी के अंदर 4 टियर मैकेनिज्म है। देखो, सबसे पहले फर्स्ट अपील लाइज टू आपके, पहली जो अपील्स है ये लाई करती है किसके समक्ष? जो एपीलेट अथॉरिटी है। एपीलेट अथॉरिटी है जो कि जेसी अपील्स भी हो सकता है, जॉइंट कमिश्नर अपील्स भी हो सकता है, और कमिश्नर अपील्स भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? कमिश्नर अपील्स भी हो सकता है। कमिश्नर अपील्स भी हो सकता है। ठीक है, पहली अपील आपकी यहाँ फाइल होगी। जो अथॉरिटीज़ ऑर्डर पास करेंगी उसके ऑर्डर से आप एग्रीव्ड हो, जैसे 73 या 74 में उन्होंने एडजुडिकेशन किया, उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप अपील में जाओगे एपीलेट अथॉरिटी के समक्ष। सेकेंड अपील लाई करती है किसके समक्ष? सेकेंड अपील लाई करती है अपना ट्रिब्यूनल में। ट्रिब्यूनल यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल है। ये फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी है। ये फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी है। और अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल के ऑर्डर्स के अगेंस्ट में अगर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, अगर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, तो आप अपील में जाते हो कहाँ पे? आप अपील में जाते हो हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में, हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में आप अपील में जाते हो कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो जो राइट ऑफ अपील है बेसिकली स्टेट्यूटरी राइट है। कुछ लिमिटेशंस हैं कि अपील टाइम लिमिट के अंदर फाइल होनी चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स एंड ग्राउंड्स ऑफ अपील स्पेसिफाइड हैं बेसिकली। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। प्री डिपॉजिट आपको करना है। तो बेसिकली ये एपेलेट मैकेनिज्म है अंडर जीएसटी। इसी हिसाब से एक रिविजनरी अथॉरिटी बना रखी है। अगर रिविजनरी अथॉरिटी को लगता है कि भाई जो डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज़ ने जो ऑर्डर पास किए हैं वो सही नहीं है, हैविंग रिगार्ड टू लीगैलिटी और प्रोप्राइटी, तो वो रिवाइज कर सकते हैं। तो जो ऑर्डर्स बेसिकली विच हैव बीन पास बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, उसकी जो फर्स्ट अपील लाई करती है वो एपीलेट अथॉरिटी के समझ करती है। डिपार्टमेंट वाले भी क्या है, अगर उनको लगता है कि भाई ऑर्डर्स विच हैव बीन पास बाय एनी ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू रिविजनरी अथॉरिटी इज नॉट लीगल और प्रॉपर, तो फिर क्या है, रिविजनरी अथॉरिटी उस ऑर्डर्स को क्या कर सकती है? रिवाइज कर सकती है। और रिविजनल अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट में या एपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट में आप अपन जाते हैं एपीलेट ट्रिब्यूनल में। एपीलेट ट्रिब्यूनल क्या होती है? फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी है। अगर कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, तो आप अपील में जाते हो कहां पे? ठीक है, हाई कोर्ट के अंदर। पर प्रिंसिपल बेंच के द्वारा कोई ऑर्डर पास किया जाता है तो प्रिंसिपल बेंच प्लेस ऑफ सप्लाई के मैटर्स देखती है। तो अगर कोई इशू इन्वॉल्व प्लेस ऑफ सप्लाई मैटर्स, तो ऑर्डर्स आर पास बाय द प्रिंसिपल बेंच, उसकी अपील फाइल की जाती है किसके समक्ष? सुप्रीम कोर्ट के समक्ष। तो ये फंडामेंटल एपीलेट मैकेनिज्म है। और देखो, ये ध्यान रखना, अगर सीजीएसटी एडजुडिकेशन अथॉरिटी है तो उसकी अपील, उस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील जाएगी सीजीएसटी एपीलेट अथॉरिटी के समक्ष। अगर एसजीएसटी अथॉरिटी ने एडजुडिकेशन किया है, अगर एसजीएसटी अथॉरिटी ने एडजुडिकेशन किया है तो उसकी अपील जाएगी एसजीएसटी एपीलेट अथॉरिटी के समक्ष। ठीक है, अब एक बार ये ओवरव्यू देख लो। देखिए, एपीलेट अथॉरिटी, पहली अपील, फर्स्ट अपील फाइल की जाती है
एपिलेट अथॉरिटी के समक्ष। अपील कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। डिपार्टमेंट वाले क्या अपील फाइल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, डिपार्टमेंट कैन ऑल्सो फाइल एन अपील आफ्टर रिव्यू बाय द कमिश्नर। डिपार्टमेंट कैन फाइल द अपील आफ्टर से रिव्यू बाय द कमिश्नर। ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई मैटर्स, बेसिकली प्लेस ऑफ सप्लाई मैटर्स क्या है? अपीलेबल हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई मैटर्स दे आर से अपीलेबल, चाहे वो अपीलेट अथॉरिटी के समक्ष प्लेस ऑफ सप्लाई मैटर्स आर अपीलेबल। अदर मैटर्स आर से ऑल्सो अपीलेबल। अदर मैटर्स आर से ऑल्सो अपीलेबल। क्या अपील फीस लगेगी? कोई अपील फीस नहीं लगेगी। कितने टाइम के अंदर अपील फाइल करनी है अपीलेट अथॉरिटी के समक्ष? 3 महीने के अंदर अपील फाइल करनी है, और कंडोनेशन ऑफ डिले हो सकता है 1 महीना। कंडोनेशन ऑफ डिले हो सकता है 1 महीना। अब कितना प्री डिपॉजिट कराना है ये ध्यान रखिएगा, जितना भी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितना प्री डिपॉजिट कराना है? आपको 100% ऑफ द एडमिटेड टैक्स अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी जमा कराना है। 100% ऑफ एडमिटेड टैक्स अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी जमा कराना है, एंड 10% ऑफ द डिस्प्यूटेड टैक्स। 10% of disputed tax before interest and penalty, 10% of disputed tax before interest and penalty subject to maximum of rupees 50 करोड़, जिसमें 25 करोड़ CGST का एलिमेंट है और SCST का 25 करोड़ का एलिमेंट है। जैसे सपोज कीजिए टैक्स डिस्प्यूटेड है से 80 करोड़, तो आपको ये IGST का है, तो 10% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स कितना हो गया? 8 करोड़ आपको क्या है? जमा कराना है। एडमिटेड टैक्स पूरा जमा कराना है, इंटरेस्ट जमा कराना है, ठीक है, और पेनल्टी जमा करानी जितनी अपन ने एडमिट करी, और 10% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स जमा कराना है। और ये प्री डिपॉजिट है, अगर आप जीत जाते हो तो ये रिफंड आपको मिल जाएगा। इसी हिसाब से 108 के अंदर, सेक्शन 108 के अंदर रिविजनल अथॉरिटी, जैसे 263 में रिवीजन होता है वैसे ही इनकम टैक्स में 263 में रिवीजन है, वैसे ही यहाँ भी रिविजनल अथॉरिटी है। सीओ मोटो रिवीजन किया जाता है, सीओ मोटो रिवीजन किया जाता है बाय द रिविजनल अथॉरिटी, बट डिपार्टमेंटल अपील यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। प्लेस ऑफ सप्लाई का मामला हो चाहे अन्य मामला हो, रिविजन होता है बाय द रिविजनल अथॉरिटी। कितने टाइम में ये रिविजनरी पावर एक्सरसाइज होगी? क्योंकि डिपार्टमेंट वाले अपील में जा सकते हैं, डिपार्टमेंट वालों के लिए अपील की टाइम लिमिट 6 महीने है, इसलिए 6 महीने के बाद से कब तक? विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑन विच डेट ऑफ द ऑर्डर। ठीक है, वैसे ये ओवरव्यू देख रहे हैं, अपन आगे और बढ़ेंगे। तो पावर्स आर एक्सरसाइजेबल आफ्टर 6 months बट विद इन से 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। रिविजनल अथॉरिटी में प्री डिपॉजिट इज नॉट एप्लीकेबल, एंड इन केस एसएससी विंस, यदि एसएससी जीत जाता है तो बेसिकली प्री डिपॉजिट तो है ही नहीं, तो कोई लेना देना इसमें है ही नहीं, एसएससी का कोई मामला बनता ही नहीं है। अब आता है, अगर यहाँ पे अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट में, रिविजनल अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट में आप अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाते हो, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल है, जो कि क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल है। एक बार देखो इसकी थोड़ी सी कॉन्स्टिट्यूशन में आपको बता देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल है, जिसमें प्रिंसिपल बेंच होती है। प्रिंसिपल बेंच प्लेस ऑफ सप्लाई के मैटर्स डील करती है, प्रिंसिपल बेंच प्लेस ऑफ सप्लाई के मैटर्स डील करती है। स्टेट बेंच क्या है? जो अदर मैटर्स डील कर रही है। प्लेस ऑफ सप्लाई के मैटर्स प्रिंसिपल बेंच डील करती है। प्रिंसिपल बेंच इज प्रिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट, जुडिशियल मेंबर एंड टेक्निकल मेंबर सेंटर एंड टेक्निकल मेंबर स्टेट। प्रेसिडेंट हो गया, जुडिशियल मेंबर सेंटर हो गया, जुडिशियल मेंबर स्टेट हो गया, सॉरी जुडिशियल मेंबर हो गया, टेक्निकल मेंबर सेंटर हो गया और टेक्निकल मेंबर स्टेट हो गया। ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल है। स्टेट बेंच में 2 तो जुडिशियल मेंबर्स हो गए, जैसे ये प्रेसिडेंट और यहाँ जुडिशियल है, वैसे 2 जुडिशियल मेंबर्स हो गए, टेक्निकल मेंबर्स हो गए और टेक्निकल मेंबर से स्टेट हो गए। तो इस तरह से ये कॉन्स्टिट्यूशन होती है क्या? अपीलेट ट्रिब्यूनल की। बाकी अपन आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अपीलेट ट्रिब्यूनल में आप अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट में और रिविजनल अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील फाइल कर सकते हो। कितने टाइम के अंदर अपील फाइल करनी है? 3 महीने के अंदर अपील फाइल करनी है, एक्सटेंशन हो सकता है 3 महीने का। डिपार्टमेंट कैन ऑल्सो फाइल एन अपील अगेंस्ट दी ऑर्डर्स ऑफ दी अपीलेट अथॉरिटी या रिविजनरी अथॉरिटी। प्लेस ऑफ सप्लाई के मामले प्रिंसिपल बेंच ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल विल हियर। प्लेस ऑफ सप्लाई के मामले प्रिंसिपल बेंच ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल विल हियर। अदर मैटर्स में स्टेट बेंच ऑफ द ट्रिब्यूनल कैन हियर। ठीक है, अब यहाँ पे फीस लगेगी 1000 रुपीज पर लैक ऑफ टैक्स और आईटीसी इन्वॉल्व, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ रुपीज से
25,000, 1,000 पर लैख ऑफ टैक्स या ITC इन्वॉल्व सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ रुपीज से 25,000। ठीक है, आगे देखिए, देन वी आर हैविंग से अगर एपिलेट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है और प्रिंसिपल बेंच का ऑर्डर है, प्रिंसिपल बेंच में प्लेस ऑफ सप्लाई का है, तो वहां तो डायरेक्ट अपील जाती है कहां पे, सुप्रीम कोर्ट में। अदरवाइज एपिलेट ट्रिब्यूनल होती है फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी। प्री डिपॉजिट की बात करें तो यहाँ 100% ऑफ द टैक्स अमाउंट डिपॉजिट कराना है जो एडमिट हुआ है, एंड 20% ऑफ द डिस्प्यूटेड टैक्स जमा कराना है। प्री डिपॉजिट 100% ऑफ द टैक्स अमाउंट जमा कराना है प्लस टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। अपीलेट ट्रिब्यूनल में कितना जमा कराना है ये इंपॉर्टेंट है, 100% ऑफ टैक्स प्लस इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, और दूसरा है 20% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स बिफोर इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। ठीक है, 20% ऑफ द डिस्प्यूटेड टैक्स बिफोर इंटरेस्ट एंड पेनल्टी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 50 करोड़ CGST, 50 करोड़ SGST या 100 करोड़ IGST। ठीक है, जीतने पे ये पूरा पैसा आपको रिफंड मिल जाएगा। अब ट्रिब्यूनल मैंने बताया फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी है। अगर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो इसकी अपील जाती है स्टेट बेंच ऑफ द ट्रिब्यूनल में। इसकी अपील जाती है कहां पे, स्टेट बेंच ऑफ द ट्रिब्यूनल में। ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई के मामले क्या जा सकते हैं कि हाई कोर्ट में, स्टेट बेंच ऑफ ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के केस में हाई कोर्ट में जाती है। इसकी अपील जाती है स्टेट बेंच के ऑर्डर के केस में हाई कोर्ट में, और प्रिंसिपल बेंच के ऑर्डर के केस में कहां पे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जाती। ठीक है, कितने टाइम में अपील फाइल करनी है, विद इन 180 डेज। कंडोनेशन ऑफ डिले हो सकती है क्या, विद इन टाइम लिमिट। कितने टाइम में अपील फाइल करनी है, 180 डेज। कंडोनेशन सकती है से विदाउट टाइम लिमिट। ठीक है, और सारे जो टैक्स ड्यूज हैं वो जमा कराने पड़ेंगे, और अगर आप जीत जाते हो तो सम्स क्या हो जाएंगे, रिफंड हो जाएंगे। इधर आप हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में जाते हैं हम सुप्रीम कोर्ट में। ऑर्डर्स ऑफ प्रिंसिपल बेंच ऑफ ट्रिब्यूनल अगेंस्ट विच दी, मतलब हाई कोर्ट के ऑर्डर में जा रहे हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट सर्टिफाइज दैट्स अ फिट केस फॉर अपील टू सुप्रीम कोर्ट, और प्रिंसिपल बेंच के ऑर्डर के अगेंस्ट में भी हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई के मामले जा सकते हैं क्या, बिल्कुल जा सकते हैं, और अदर मैटर्स भी जा सकते हैं क्या, बिल्कुल जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, वेयर द हाई कोर्ट सर्टिफाइज द फिट केस दैट अपील, फिट केस फॉर अपील टू सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट सर्टिफाई करेगा इट्स अ फिट केस फॉर अपील टू सुप्रीम कोर्ट एज पर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 बेसिकली। ठीक है, ऑल टैक्स ड्यूज आर रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड, और अगर आप जीत जाते हो तो ये रकम रिफंड हो जाएगा। तो ये अभी अपन ने एक ओवरव्यू देख लिया क्या, एपिलेट मैकेनिज्म का। 4 टियर क्या है यहाँ पे, एपिलेट मैकेनिज्म है। दो अपीलेट अथॉरिटी क्या है, अपना निर्णय देने से पहले, अपीलेट अथॉरिटी अपना निर्णय देने से पहले क्या देगी, अपॉजिटरी देगी ऑफ बीइंग हर्ड। अपना निर्णय देने से पहले अपॉजिटरी देगी, और इट मे ग्रांट टाइम एंड एडजर्न द हियरिंग ऑफ द अपील ऑल्सो। ये एडजर्नमेंट भी कर सकती है, और जो मैक्सिमम एडजर्नमेंट किया जाएगा, 3 बार से ज़्यादा का मैक्सिमम एडजर्नमेंट नहीं दिया जा सकता टू अ पार्टी इन अपील। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपको स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स भेजने अपील में, एंड ग्राउंड्स ऑफ अपील देना है, एंड ग्राउंड्स ऑफ अपील देना है। अब देखिए, अगर कोई ग्राउंड रह गया, अगर कोई ग्राउंड रह गया तो फिर क्या है, आप एडिशनल ग्राउंड्स भी सबमिट कर सकते हो। आप क्या है, एडिशनल ग्राउंड्स भी सबमिट कर सकते हो। अब यहाँ पे जो अपीलेट अथॉरिटी है वो सच ऑर्डर पास करेगी एज इट थिंक्स जस्ट एंड प्रॉपर। वो क्या कर सकती है, कंफर्म कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है, एनल कर सकती है द ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट, पर उसके पास अधिकार नहीं है। इट डज नॉट हैव अ पावर टू रिमांड द केस बैक टू द लोअर अथॉरिटी। यानी कमिश्नर अपील्स के पास यहाँ कोई पावर नहीं है कि वो रिमांड करे केस बैक टू द लोअर अथॉरिटी। और उसके अलावा देखिए, अगर कोई ऑर्डर वो पास कर रहे हैं एनहेंसिंग एनी फाइन या पेनल्टी
या फीस या से रिडेम्पशन फाइन, या वो कंस्केट कर रहे हैं गुड्स ऑफ अ ग्रेटर वैल्यू, या वो रिड्यूस कर रहे हैं अमाउंट ऑफ रिफंड, ठीक है, तो फिर यहाँ पे अपीलेंट को शो कॉज नोटिस देना जरूरी है। यानी वो बढ़ा रहे हैं तो बट नेचुरल अपीलेंट को शो कॉज नोटिस देना जरूरी है। और अगर जो अपीलेट अथॉरिटी है उसको ये लगता है कि कोई टैक्स इज नॉट पेड, शॉर्ट पेड, या आईटीसी आपने क्या है रॉन्गली अवेल किया है या यूटिलाइज किया है, आईटीसी रॉन्गली अवेल किया है या यूटिलाइज किया है, या फिर आपके क्या है आईटीसी क्या है रॉन्गली अवेल किया है या यूटिलाइज किया है, या फिर आपके क्या है जो रिफंड आपको एरनेसी दे दिया गया है, तो उस केस के अंदर उनको भी क्या करना पड़ेगा, शो कॉज नोटिस जारी करना पड़ेगा, उनको शो कॉज नोटिस जारी करना पड़ेगा एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 73 एंड 74। और जो अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर होगा इट विल बी इन राइटिंग, जो अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर होगा वो राइटिंग में होगा, एंड इट शैल स्टेट द पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन। कंटेंट्स क्या होंगे, पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या है, रीजंस ऑफ डिसीजन, क्या डिसीजन है क्या रीजंस है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि कितने टाइम के अंदर अपील का डिस्पोजल होगा, कितने टाइम के अंदर अपील का डिस्पोजल होगा। द अपील विल बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन से 1 ईयर फ्रॉम द डेट व्हेन द अपील इज फाइल्ड, अपील वेयर इट इज पॉसिबल टू डू सो। अपीलेट अथॉरिटी क्या है डिस्पोज ऑफ कर देगी अपील, कितने टाइम के अंदर ये डिस्पोज ऑफ कर देगी, विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच द अपील इज फाइल्ड। और जो ये ऑर्डर पास बाय अपीलेट अथॉरिटी है, जो अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर है वो कम्युनिकेट होगा किसको, जो अपीलेंट है उसको, रिस्पोंडेंट है जो डिफेंड कर रहे थे उसको, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है उसको ये ऑर्डर क्या होएगा कम्युनिकेट किया जाएगा। इसके अलावा कम्युनिकेशन किसको होगा, कम्युनिकेशन विल बी टू द जुरिसडिक्शनल कमिश्नर ऑल्सो, जुरिसडिक्शनल स्टेट कमिश्नर, जुरिसडिक्शनल यूनियन टेरिटरी कमिश्नर, या उनके द्वारा जो अथॉरिटी क्या है और से डेजिग्नेटेड है। और ऑर्डर जो भी होगा ये फाइनल और बाइंडिंग होगा, एक्सेप्ट कि आप अपील में जा सकते हो फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो अब ये आ गई बात हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो ये सेक्शन 107 हो गया। अब 108 है रिवीजन बाय रिविजनल अथॉरिटी। तो रिवीजन बाय रिविजनल अथॉरिटी है, तो रिविजनल अथॉरिटी क्या हो सकती है, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स और से कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स, या एडिशनल कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स, या जॉइंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स, ये क्या है रिविजनल अथॉरिटी हो सकती है। तो ये अपने अगर कोई सबऑर्डिनेट ऑफिसर ने कोई ऑर्डर पास किया है तो दे कैन रिवाइज द ऑर्डर पास बाय सबऑर्डिनेट ऑफिसर खुद के ओन मोशन पे, यानी स्योमोटो कर सकते हैं, और या फिर अपॉन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय हिम या ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द एसजीएसटी या यूटीजीएसटी कमिश्नर। बेसिकली वो क्या करेंगे, दे कैन कॉल फॉर एंड एग्जामिन द रिकॉर्ड ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स। वो क्या है, दे विल कॉल फॉर एंड एग्जामिन द रिकॉर्ड ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स। और उनको अगर लगता है कि ये जो ऑर्डर पास किया गया है इज एरनियस, ये ऑर्डर पास किया गया है द सेम इज एरनियस, ठीक है, ये प्री जुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू है, इलीगल या इम्प्रॉपर है, ये प्री जुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू है, या फिर क्या है इलीगल या इम्प्रॉपर है, या एज नॉट टेकन इनटू अकाउंट material facts, has not taken into account material facts whether available at a time of issuance of said order or in say consequence of the observation of C and AG of India, ठीक है। तो उस केस में he may if necessary वो क्या करेगा, वो स्टे कर देगा ऑपरेशन ऑफ सच डिसीजन ऑर्डर, ठीक है। अब हम कह रहे थे कि वो रिकॉर्ड को एग्जामिन करेगा,
तो रिकॉर्ड में क्या चीज है, जो भी रिकॉर्ड्स अवेलेबल है एट द टाइम ऑफ इनिशिएशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स, जब वो एग्जामिन कर रहा है तब जो भी रिकॉर्ड्स उसके पास अवेलेबल है उसके बेसिस पे क्या है वो रिवीजन कर सकता है। देन व्हाट दे विल डू, क्या करेगा ये, आफ्टर गिविंग द पार्टीज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, मेक नेसेसरी फर्दर इंक्वायरी एंड पास ऑर्डर, फिर नेसेसरी रिविजनल ऑर्डर पास करेगा, इंक्लूडिंग एन ऑर्डर एनहेंसिंग, मॉडिफाइंग और एनलिंग द ऑर्डर। ठीक है, एवरी रिवीजन ऑर्डर shall be subject to further appeal to say tribunal और से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अदरवाइज जो रिविजनल ऑर्डर है दैट विल बी से बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। अब कब रिवीजन नहीं हो सकता, कब रिवीजन नहीं हो सकता, अगर कोई सब्जेक्ट ऑर्डर है विच हैज बीन से एन हैज बीन सब्जेक्ट टू एन अपील, ऑर्डर बेसिकली हैज बीन सब्जेक्ट टू एन अपील, या पीरियड ऑफ 6 months हैव नॉट एक्सपायर्ड, अभी 6 महीने का पीरियड एक्सपायर नहीं हुआ है क्योंकि 107 में 6 महीने की टाइम लिमिट है, या मोर देन से 3 years पीरियड एक्सपायर्ड, या फिर क्या है मोर देन से 3 years पीरियड क्या है एक्सपायर हो चुका है, तब ये रिवीजन नहीं हो सकता है। और सेम ऑर्डर कैन नॉट बी रिवाइज ट्वाइस, कैन नॉट बी रिवाइज ट्वाइस, ये ऑर्डर 2 बार रिवाइज नहीं हो सकता। एंड रिविजनल ऑर्डर कैन नॉट बी रिवाइज, तो रिविजनल ऑर्डर कैन नॉट बी से रिवाइज, सेम ऑर्डर कैन नॉट बी रिवाइज ट्वाइस एंड रिविजनल ऑर्डर कैन नॉट बी रिवाइज। उसके अलावा क्या है, द रिविजनल अथॉरिटी क्या कर सकती है, मे पास एन ऑर्डर, ठीक है, उन पॉइंट्स से रिलेटेड वो पास कर सकती है विच हैज नॉट बीन से रेज्ड एंड डिसाइडेड इन अपील, विच हैज नॉट बीन रेज्ड एंड डिसाइडेड इन अपील। कितने टाइम में कर सकती है, विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ अपील, अपीलेट अथॉरिटी का जब ऑर्डर आएगा उसके 1 साल, या जो ओरिजिनल ऑर्डर पास किया है उससे 3 साल का जो पीरियड एक्सपायर होने के बाद, विच एवर इससे लेटर। तो ठीक है, इतने टाइम के अंदर वो जो मैटर्स विच हैव नॉट बीन कंसिडर्ड एंड डिसाइडेड इन अपील उसके रिलेशन में क्या कर सकती है, रिवीजन कर सकती है। अब आगे देखिए, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम, अगर कोई यहाँ पे आप स्टे लेके आ जाते हो तो ये क्या है, ये स्टे का पीरियड भी एक्सक्लूड हो जाता है। और अगर डिसीजन क्या होता है, बेसिकली कोई इशू इन्वॉल्व है, जो एपिलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट में मामला गया हुआ है, किसमें, हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में मामला गया है सुप्रीम कोर्ट में, तो जितना ये पेंडिंग टाइम है ये वाला पीरियड क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। जितना यहाँ पेंडिंग है रहा मामला तो वो पीरियड क्या कर दिया जाएगा, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। फिर वेट करके उनके डिसीजन का फिर क्या है, रिवीजन करेंगे अगर जरूरी हुआ तो। अब देखिए, सेक्शन 109 इज व्हाट, एपिलेट ट्रिब्यूनल, ये डील कर रहा है किसके, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एपिलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एपिलेट ट्रिब्यूनल, इसमें एक तो होती है नेशनल बेंच, रीजनल बेंच, एक होती है स्टेट बेंच, एरिया बेंच। ठीक है, तो जो नेशनल बेंच है उसमें प्रिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ एपिलेट ट्रिब्यूनल, उसमें टेक्निकल मेंबर सेंटर होगा, टेक्निकल मेंबर स्टेट होगा। रीजनल बेंच में जुडिशियल मेंबर होंगे, टेक्निकल मेंबर सेंटर होगा, टेक्निकल मेंबर स्टेट होंगे। इसी हिसाब से स्टेट बेंच के अंदर जुडिशियल मेंबर हो गए, टेक्निकल मेंबर सेंटर हो गए, टेक्निकल मेंबर स्टेट हो गए। एरिया बेंच में भी जुडिशियल मेंबर हो गए, टेक्निकल मेंबर सेंटर हो गए और टेक्निकल मेंबर से स्टेट हो गए। अब यहाँ पे क्या है, सिंगल मेंबर कैन डिसाइड अपील वेयर जो टैक्स है या आईटीसी या जो का इफेक्ट है, या फाइन या पेनल्टी का इफेक्ट जो आ रहा है किससे एक्सीड नहीं कर रहा हो, डज नॉट एक्सीड ₹5 लाख, 5 लाख तक के मामले सिंगल मेंबर क्या है, डिसाइड कर सकता है। अब आती है क्या, डिफरेंस अगर आ जाता है इन ओपिनियन तो डिसीजन विल बाय मेजॉरिटी, डिसीजन विल बी बाय मेजॉरिटी। और अगर ये मेंबर्स क्या है,
इक्वली डिवाइडेड है, ये इक्वली डिवाइडेड है, तो ये मामला क्या है, रेफर किया जाएगा किसको, प्रेसिडेंट को। ये रेफर कर देंगे हम किसको, जो प्रेसिडेंट ऑफ ट्रिब्यूनल को, और फिर वो अदर मेंबर्स इंक्लूडिंग दोज फर्स्ट हर्ड, उनकी जो मेजॉरिटी आएगी उससे ये डिसीजन होगा। तो ये तो एक बार आप कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट और ये चीज़ देख लेना, ज़्यादा बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आते हैं अपन क्या, सेक्शन 112। सेक्शन 112 बेसिकली डील कर रहा है अपील्स टू एपीलेट ट्रिब्यूनल। तो देखो, एक तो कौन से ऑर्डर्स अपीलेबल हो गए, जो एडजुडिकेटिंग अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर्स हो गए और रिविजनल अथॉरिटी के ऑर्डर्स हो गए। अगर एग्रीव्ड है एनी पर्सन, अगर एग्रीव्ड है किसके ऑर्डर से, अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर से या रिविजनल अथॉरिटी के ऑर्डर से, तो अपील में फाइल जा सकता है। कितने टाइम के अंदर अपील फाइल की जाएगी, 3 महीने के अंदर क्या है, अपील फाइल की जाएगी फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ डिसीजन और ऑर्डर। कंडोनेशन ऑफ डिले क्या है, फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ से 3 मंथ्स है। ठीक है, किस फॉर्म में अपील जाएगी, द अपील इज टू बी फाइल्ड इन फॉर्म GST APL 05। फीस कितनी है, 1000 रुपये फॉर एवरी 1 लाख ऑफ टैक्स इन्वॉल्व। ठीक है, 1000 रुपीज़ पर लाख ऑफ टैक्स इन्वॉल्व और ITC इन्वॉल्व, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ रुपीज़ से 25,000। 1000 रुपीज़ पर लाख ऑफ टैक्स और से ITC इन्वॉल्व, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ से 25,000। अब ट्रिब्यूनल की डिस्क्रिशनरी पावर है, ट्रिब्यूनल की डिस्क्रिशनरी पावर है नॉट टू एडमिट से सेकेंड अपील। ट्रिब्यूनल की डिस्क्रिशनरी पावर है नॉट टू अपील एडमिट द अपील जब टैक्स इन्वॉल्व, टैक्स अमाउंट जो इन्वॉल्व है डज नॉट एक्सीड ₹50,000। अब यहाँ भी प्री डिपॉजिट कराना पड़ेगा आपको। कितना प्री डिपॉजिट कराना है यहाँ, जो ऑलरेडी डिपॉजिट है उसके अलावा, इन एडिशन टू द डिपॉजिट मेड बिफोर दी अपीलेट फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, आपको कितना प्री डिपॉजिट कराना है, 20% ऑफ द डिस्प्यूटेड टैक्स। एग्रीड जो अमाउंट है वो तो जमा कराना ही कराना है, उसके अलावा 20% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 50 करोड़। 50 करोड़ यहाँ पे हो गए CGST का, 50 करोड़ हो गए यहाँ पे क्या IGST का, और टोटल हो गए क्या 100, एक तरह से 100 करोड़ हो गए। अब डिपार्टमेंट वाले भी अगर एग्रीव्ड हैं किसके ऑर्डर से, अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर से या रिविजनल अथॉरिटी के ऑर्डर से, डिपार्टमेंट वाले भी एग्रीव्ड हैं अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर से या रिविजनल अथॉरिटी के ऑर्डर से, तो अपील में जा सकते हैं, ट्रिब्यूनल में अपील में जा सकते हैं। कितने टाइम के अंदर क्या है अपील फाइल होगी, 6 महीने के अंदर। कंडोनेशन की बात है तो यहाँ कोई कंडोनेशन वंडोनेशन नहीं दे रखी। फॉर्म GST APL 07 के अंदर अपील फाइल होगी। बेसिकली जो एप्लीकेशन फाइल की जा रही है ये डिपार्टमेंटल अपील मानी जाती है। डिपार्टमेंट में प्री डिपॉजिट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, डिपार्टमेंट में एज सच प्री डिपॉजिट की कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब देखिए डिपार्टमेंट वाले क्या करेंगे, मतलब अपील जब फाइल करी तो ट्रिब्यूनल क्या करेगा, ट्रिब्यूनल क्या है दूसरे पक्षकार को नोटिस भेजेगा। क्या भेज रहा है, नोटिस भेज रहा है कि आप अपने क्या है क्रॉस ऑब्जेक्शंस फाइल कर सकते हैं, आप अपने क्रॉस ऑब्जेक्शंस फाइल कर सकते हैं। कितने टाइम के अंदर, विद इन 45 डेज ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस। और जब अपन ये क्रॉस ऑब्जेक्शंस फाइल करेंगे, जब अपन ये क्रॉस ऑब्जेक्शंस फाइल करेंगे तो ये माना जाएगा एज इफ इट इज़ अ अपील फाइल्ड बाय द अदर पार्टी विद इन द टाइम। क्या माना जा रहा है कि अपील फाइल की जा रही है बाय द अदर पार्टी विद इन टाइम लिमिट। अब रीस्टोरेशन की फीस और दे रखी है, अगर आपके फीस अपील को रीस्टोर कराना है तो 1000 रुपये फॉर एवरी 1 लाख ऑफ टैक्स और ITC इन्वॉल्व, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम से 25,000, जिसके अंदर क्या है 25,000 CGST का एलिमेंट हो गया और 25,000 ही क्या है SGST का एलिमेंट हो गया, और यही 25,000 रुपये क्या है SGST का एलिमेंट हो गया। अब आगे क्या अपीलेट ट्रिब्यूनल अपने ऑर्डर्स देगा। सेक्शन 113 के अंदर क्या दे रखा है,
ऑर्डर्स ऑफ एपिलेट ट्रिब्यूनल दे रखे हैं। तो यहाँ पे एपिलेट ट्रिब्यूनल क्या करेगा, एपिलेट ट्रिब्यूनल विल पास सच ऑर्डर्स एज इट थिंक्स फिट, जस्ट एंड प्रॉपर। इसमें ये क्या कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, एनल कर सकते हैं, ये रिमांड भी कर सकते हैं केस बैक टू द लोअर अथॉरिटी। ये क्या कर सकते हैं, ये रिमांड भी केस बैक कर सकते हैं टू द लोअर अथॉरिटी। ठीक है, उसके अलावा देखिए जो एपिलेट ट्रिब्यूनल है दैट कैन ग्रांट टाइम टू टाइम एडजर्न कर सकता है हियरिंग को। एक पार्टी को कितने बार से ज़्यादा का एडजर्नमेंट नहीं दिया जाएगा, एक पार्टी को 3 बार से ज़्यादा का एडजर्नमेंट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब जो रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक की बात करें हम, ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है, अगर उसके ऑर्डर में कोई मिस्टेक हो गई तो विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ये क्या कर सकता है, रेक्टिफाई कर सकता है। विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर की रेक्टिफाई कर सकता है। अब यहाँ देखिए आगे, अगर ये रेक्टिफिकेशन की वर्चू से जो लाइबिलिटी उस पर्सन की बढ़ जाती है या रिड्यूस हो जाता है रिफंड, तो उसको क्या देना पड़ेगा, सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करना पड़ेगा। कितने टाइम के अंदर डिस्पोजल करना है अपील का, कितने टाइम के अंदर डिस्पोजल करना है, अपील का डिस्पोजल करना है कितने टाइम के अंदर, वेयर इट इज पॉसिबल टू डू सो विद इन से 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच द अपील इज फाइल्ड। चाहे ये पॉसिबल हो विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच से अपील इज फाइल्ड। ठीक है, अब ये जो ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल है, ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, ये कम्युनिकेट किया जाएगा किसको, एपिलेट अथॉरिटी को, रिविजनल अथॉरिटी को। ठीक है, उसके अलावा एपिलेंट को और जुरिसडिक्शनल कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स को या स्टेट टैक्स को, और से यूटीजीएसटी कमिश्नर को। ट्रिब्यूनल अपन ने जैसे पहले डिस्कस कर लिया, ट्रिब्यूनल इज द फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी। अब अपन अपील जीत गए तो ये प्री डिपॉजिट का जो अमाउंट है आपको, ये आपको मिल जाता है रिफंड, इसका आपको मिल जाता है रिफंड, और इंटरेस्ट भी मिलता है एट रेट ऑफ 6% पर एनम। इंटरेस्ट मिल रहा है एट रेट ऑफ 6% पर एनम फ्रॉम द डेट ऑफ प्री डिपॉजिट till the date of grant of रिफंड। ठीक है, जब तक कि ये रिफंड आपको नहीं मिलता। अब आगे देखिए, जो ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट में, ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट में आप कहाँ जा सकते हो, अपील में जा सकते हो। कहाँ पे, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में कब अपील में जाएंगे, when the case involves substantial question of law। जब केस क्या है, involves substantial question of law, तभी आप जा सकते हो। फैक्ट का तो केस में जा ही नहीं सकते। ठीक है, अब यहां पे अदर देन प्लेस ऑफ सप्लाई मैटर, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई मैटर की डायरेक्ट अपील जाती है, डायरेक्ट अपील जाती है टू सुप्रीम कोर्ट, या प्लेस ऑफ सप्लाई के मैटर्स की क्या है, डायरेक्ट अपील जा रही है कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है, अब देखिए, आप अगेंस्ट दी ऑर्डर्स ऑफ दी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, जीएसटी के गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट में आप अगर सेटिस्फाइड नहीं हो, कौन, डिपार्टमेंट वाले भी नहीं हो सकते,
हो सकता है रजिस्टर्ड पर्सन भी क्या हो, एग्रीव्ड हो, तो वो क्या है अपील में जा सकते हैं। कितने टाइम के अंदर अपील फाइल करनी पड़ेगी, कितने टाइम के अंदर अपील फाइल करनी पड़ेगी, टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग द अपील क्या है, विद इन 180 डेज, विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन, 180 दिन के अंदर क्या है अपील फाइल करनी। कंडोनेशन ऑफ डिले इन फाइलिंग अपील, ये है विदाउट टाइम लिमिट। कंडोनेशन हो सकता है डिले इन फाइलिंग अपील विदाउट टाइम लिमिट, ठीक है। अब ये जो अपील है बेसिकली द सेम इज टू बी फाइल्ड इन फॉर्म GST APL 08। अब यहाँ पे आपको क्या है क्वेश्चन ऑफ लॉ फॉर्मुलेट करना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है और हियरिंग उस पर होगी, और जो रिस्पोंडेंट है जो केस को डिफेंड कर रहा है shall argue that case does not involve such substantial question, कि केस में ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन नहीं है। एंड बेसिकली जो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, अपील कैन बी हर्ड बाय एनी ऑन एनी अदर क्वेश्चन ऑफ लॉ, इस दूसरे क्वेश्चन ऑफ लॉ पे भी क्या है हियरिंग की जाएगी। और फिर एज जो हाई कोर्ट को अगर उचित लगता है तो फिर ये हाई कोर्ट अपना डिसीजन देगा विच हैज नॉट बीन डिटरमाइंड बाय ट्रिब्यूनल या रॉन्गली डिटरमाइंड बाय द ट्रिब्यूनल, ये इस पे क्या है अपना निर्णय देगा, ठीक है। और 2 जज बेंच रहेगी, एटलीस्ट 2 जज बेंच रहेगी टू हियर दी अपील, एटलीस्ट 2 जज बेंच रहेगी टू हियर द अपील। एंड अगर यहाँ डिफरेंस इन ओपिनियन आ जाती है, मेजॉरिटी नहीं है, तो रेफरेंस क्या है एडिशनल जजेस को भी क्या है ये मामला रेफर किया जा सकता है। फिर देखिए अगर जो ट्रिब्यूनल का जजमेंट है वो वेरी हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, तो हाई कोर्ट के जजमेंट को क्या दिया जाएगा, इफेक्ट दिया जाएगा, ठीक है। एंड प्रोविजंस ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर विल अप्लाई हियर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 अप्लाई होगा, और जितने भी आपके टैक्स ड्यूज हैं वो आपको पहले क्या है प्री डिपॉजिट कराना पड़ेगा, जितने भी टैक्स ड्यूज हैं वो पहले क्या है प्री डिपॉजिट आपको कराना पड़ेगा। फिर हाई कोर्ट के अगेंस्ट ऑर्डर्स के अगेंस्ट में अगर हाई कोर्ट सर्टिफाइज, ये सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस बोलते हैं हमने, वो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस लेना है। अगर हाई कोर्ट क्या है सर्टिफाई करता है दैट इट इज फिट केस फॉर अपील टू सुप्रीम कोर्ट, तो आप जाओगे कहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में। फिर आप कहाँ जा रहे हो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हो। तो कौन से मैटर्स हैं जो अपील में लाई कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, एक तो हाई कोर्ट जहाँ सर्टिफाई कर रहा है, या एक प्लेस ऑफ सप्लाई का मामला है जो नेशनल बेंच या रीजनल बेंच ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने पास किया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी अपील जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ पे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 अप्लाई होगा, टाइम लिमिट्स उससे गवर्न रहेंगी। एंड फिर देखिए इफेक्ट विल बी गिवन टू द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। अगर हाई कोर्ट का जजमेंट वेरी हो जाता है या रिवर्स हो जाता है, हाई कोर्ट के जजमेंट में कोई वेरिएंस है या रिवर्सल हो जाता है, तो इफेक्ट विल बी गिवन टू व्हाट सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट। अब 162 में ये दे रखा है 162 में कि सिविल कोर्ट डज नॉट हैव जुरिस्डिक्शन इन अपील्स, ठीक है। ये कोई भी सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं रहेगा जब तक कि क्या है जीएसटी मैटर्स के अपील्स में, जब तक कि लॉ में जैसे अब यहाँ बता दिया तब तो बात अलग है, अदरवाइज कोई जुरिस्डिक्शन से बेसिकली
सिविल कोड का जुरिस्डिक्शन यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं जा सकते आप, मतलब सिविल कोड में चले गए। फिर सेक्शन 116 है अपीयरेंस बाय ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, पर्सन कैन अपीयर एज एन ऑन बिहाफ। देखिए ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को हम ऑथराइज कर सकते हैं कि वो हमारे बिहाफ पे क्या है, अपीयर हो। तो वो कौन हो सकता है ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव? रिलेटिव या रेगुलर एम्प्लॉय। तो अगर किसी पर्सन को बुलाया गया है जीएसटी ऑफिसर के समक्ष या एपेलेट ट्रिब्यूनल में, तो फिर उस पर्टिकुलर सरकमस्टांस में आप अपीयर हो सकते हो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से। वो कौन हो गए? उसके रिलेटिव हो गए, रेगुलर एम्प्लॉय हो गए, एडवोकेट हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, कॉस्ट अकाउंटेंट हो गया, या सीएस इन प्रैक्टिस हो गया। ये क्या है? ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं। उसके अलावा जो रिटायर्ड जो ऑफिसर है कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट का, या फिर स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी के जो भी सीटीओज हैं जो रिटायर हुए वहाँ से, या सीबीआईसी में जिसने काम किया है, गस्टेड ऑफिसर रहा है वो, गस्टेड ऑफिसर ग्रुप बी का फॉर नॉट लेस देन 2 ईयर्स, या फिर जीएसटी प्रैक्टिशनर अपीयर हो सकते हैं। कौन नहीं हो सकते? अगर किसी पर्सन का डिसमिजल हो गया है या रिमूवल हो गया है गवर्नमेंट सर्विस से, तो ही कैन नॉट अपीयर फॉर ऑल टाइम्स। या कोई कन्विक्ट हो गया है, ठीक है, कन्विक्ट हो गया है फॉर एन ऑफेंस अंडर जीएसटी लॉ, तो ये भी अपीयर नहीं हो सकता फॉर ऑल टाइम्स। या हु हैज़ बीन फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट बाय प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, या फिर वो कोई एडजज हो गया है इंसॉल्वेंट, तो ड्यूरिंग द पीरियड इंसॉल्वेंसी कंटिन्यूज, तब तक क्या है वो अपीयर नहीं हो सकता है। कैसे? एज एन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, तब तक वो अपीयर नहीं हो सकता है। कैसे? एज एन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। फिर देखिए एक है सेक्शन 120, दैट इज अपील नॉट टू बी फाइल्ड इन सर्टेन केसेस। तो यह सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स हैज पावर टू फिक्स क्या? मॉनेटरी लिमिट। उनका अधिकार है कि वो क्या है, मॉनेटरी लिमिट क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। और अगर ये मॉनेटरी लिमिट फिक्स कर दी, इज सेम एज बीन फिक्स्ड, अगर ये फिक्स कर दी गई मॉनेटरी लिमिट, तो फिर उस केस के अंदर आप अपील में क्या है, नहीं जा पाओगे, मतलब डिपार्टमेंट वाले अपील में नहीं जा पाओगे। इफ अमाउंट इन अपील does not exceed monetary limit, ठीक है। तो ये मॉनेटरी लिमिट्स फिक्स की जा सकती है फॉर रेगुलेटिंग ऑफ दी फाइलिंग ऑफ अपील। अब यहाँ पे देखिएगा कि अगर सपोज कीजिए मिस्टर एक्स का किसी पर्टिकुलर ईयर का मामला है, मॉनेटरी लिमिट 25 लाख है, और उस ईयर में टैक्स डिमांड 20 लाख की है, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ईयर 1 में, और ईयर 2 के अंदर ये डिमांड है 30 लाख की। तो अब ईयर 2 में, ईयर 1 के लिए तो जा नहीं सकते क्योंकि मॉनेटरी लिमिट कम है, मतलब मॉनेटरी लिमिट से कम अमाउंट का टैक्स डिमांड है, पर ईयर 2 के मामले में डिपार्टमेंट वाले अपील में जा सकते हैं। तब असेसी ये कंटेंशन नहीं रेज कर सकता, यानी जो अपना रजिस्टर्ड पर्सन ये कंटेंशन रेज नहीं कर सकता कि भैया उस मामले में तो आप गए ही नहीं थे, अब यहाँ आ गए, या उसके मामले में तो गए ही नहीं थे, आप मेरे मामले में आ गए, तो यू आर वॉट से री एजिटेट कर रहे हो। तो ऐसा कोई कंटेंशन रेज नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मॉनेटरी लिमिट के कारण से नहीं गए थे, तो अब वो दूसरे मामले में जब मॉनेटरी अमाउंट ज़्यादा है तो डेफिनेटली वो जा सकते हैं। सिमिलरली गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल और कोर्ट भी ये देखेगा कि क्यों नहीं अपील में गए। अगर इन कारणों से अपील में नहीं गए हैं तो फिर क्या है, मॉनेटरी लिमिट के कारण से नहीं गए हैं, तो वो दूसरे मामले में जहाँ मॉनेटरी लिमिट ज़्यादा है और डेफिनेटली वो हियर करके डिसाइड करेगा। अब है सेक्शन 121, ये भी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कौन कौन से क्या हैं नॉन अपीलेबल डिसीजंस हैं। तो एक तो अगर कोई ट्रांसफर होती है प्रोसीडिंग्स की, तो एन ऑर्डर ऑफ कमिश्नर और अथॉरिटी एम्पावर टू डायरेक्ट व्हाट, ट्रांसफर ऑफ प्रोसीडिंग्स फ्रॉम वन ऑफिसर टू अनदर। सीजर का ऑर्डर है, रिटेंशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रजिस्टर एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, वो ऑर्डर है।
तो आपके अपील में नहीं जा सकते। ऑर्डर सैंक्शनिंग प्रोसिक्यूशन एंड ऑर्डर अंडर 80 में इंस्टॉलमेंट्स अलाउ करते हैं ना, या टाइम लिमिट एक्सटेंड करते हैं, तो ये ऑर्डर्स के अगेंस्ट में आप क्या है अपील में नहीं जा सकते। दिस इज बेसिकली क्या, नॉन अपीलेबल ऑर्डर्स। ये क्या है, ये नॉन अपीलेबल ऑर्डर्स हैं, ठीक है।